हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो आप देख रहे हो हमारा जो टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पीटीयू। उसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। इसके अलावा अगर आप और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। देखो, ऐसा होता है कि जो हमारे पास जितने मटेरियल होते हैं, हम कोई मटेरियल चुनाव कर ले, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, लोहे का तार, तांबे का तार, पीतल का तार, कुछ भी हम ले लें। तो ये जितने मटेरियल्स होते हैं इन सब के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लास्टिक का तार लिया और हमने उसके दोनों सिरों पे बैटरी लगाई। अगर बैटरी लगाने के बाद किसी मटेरियल, जो तार जिसको मीडियम ले रहे हो, उससे करंट फ्लो कर जाए तो आप कहोगे ये मटेरियल हमारा एक अलाउ कर देता है करंट को, यानी करंट के लिए कंडक्टर है। अगर नहीं कर पाए तो वो कंडक्टर नहीं है। इस बेसिस पर हमने जितने मटेरियल देखे हैं, जो हमने इर्द गिर्द में पाते हैं और हम ढूंढ पाए हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। 3 कैटेगरी है हमारे पास, और ये कैटेगरी का जो डिवीजन है वो उनकी कंडक्टिविटी के आधार, मतलब इस प्रॉपर्टी के आधार पे है कि वो करंट को फ्लो करेंगे कि नहीं, तेज़ी से करेंगे या बहुत कम करेंगे, इस बेसिस पर। तो अगर हम कंडक्टिविटी को एक पैरामीटर माने, कंडक्टिविटी का मतलब होता है यही प्रॉपर्टी कि कोई मटेरियल करंट को कंडक्ट करेगा कि नहीं। तो हमारे पास अगर ये कह दें लेस कंडक्टिविटी, एरो का जो टेल है वो लेस कंडक्टिविटी को दिखा रहा है, एरो का जो हेड है वो हाई कंडक्टिविटी को दिखा रहा है। तो लेस कंडक्टिविटी पे कौन आते हैं? उस पर आते हैं हमारे इंसुलेटर्स, या हम इनको कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं बच्चों हमारे पास जो कि बहुत ही ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली स्मॉल उनकी कंडक्टिविटी होती है। नेग्लिजिबली स्मॉल को हम नहीं भी कह सकते हैं। और सबसे हाई जो होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स। इसमें आपके मेटल्स वगैरह हैं, मुख्य रूप से आते हैं, मेटल्स आते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए हम जो तार वगैरह बनाते हैं या सोल्डरिंग आयन, ये सब जो काम करते हैं इनमें हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इनके बीचों बीच में एक और फैमिली आती है जिसे हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर को। इस फैमिली को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसके कई कारण हैं सेमीकंडक्टर कहने के। एक तो कारण यही है कि इसकी कंडक्टिविटी, मतलब दे आर हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर। अब हाफ हाफ का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो इतनी हाई नहीं होगी जितनी कंडक्टर की होगी, इतनी लो नहीं होगी जितनी इंसुलेटर की होगी। एक तो ये हो गया इनको सेमीकंडक्टर कहने का। एक और तरीका ये होता है कि जैसे सेमीकंडक्टर है, अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, उसको आपने 0 केल्विन टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया। आइडियली, हालांकि प्रैक्टिकली इस तरह का टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी हमने बहुत कम टेम्परेचर कुछ ऐसा रखा जो जितना कम टेम्परेचर हम पॉसिबली पा सकते हैं, हमने उस टेम्परेचर पर अपने सेमीकंडक्टर को रख दिया। तो जैसे आप बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर करोगे तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी किसकी तरह शो होना शुरू हो जाएगी? इंसुलेटर की तरह से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो इनकी खुद की कंडक्टिविटी इससे, इंसुलेटर से ज़्यादा है और कंडक्टर से कम है। लेकिन अगर आपने इसको ठंडा कर दिया, आइडियली अगर 0 केल्विन तक ठंडा कर दिया, तो जो इसकी रही सही कंडक्टिविटी होती वो भी ख़त्म हो जाती है। इट स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, इतना नहीं कि पिघल जाए, अगर आपने सेमीकंडक्टर को गर्म करना शुरू कर दिया, तो जैसे आप इसको हीट एनर्जी दोगे वैसे इसकी जो इसके पास इनिशियल कंडक्टिविटी थी वो और बढ़ जाएगी, और बढ़ करके ये इस मेटल की तरफ, मेटल की कंडक्टिविटी के लगभग क्या, उसी के जैसा, उसके लगभग उस तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। तो हम ये पाते हैं कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जो कि बिहेव करते हैं, जो कि बिहेव करना शुरू कर देते हैं लाइक अ मेटल इन द हाई टेम्परेचर रीजन, लाइक इंसुलेटर इन द लोअर टेम्परेचर रीजन। तो इनका एक थोड़ा सा हालात के साथ बदल जाने वाला व्यवहार होता है, एक तरह से कि आपने हालात बदल गए। इनमें ऐसा नहीं होता। आपके पास रबड़ है, आप उसको, लकड़ी है, लकड़ी को आप जला दो, कितना भी गर्म कर दो, उससे आप करंट का फ्लो नहीं करा सकते। उसको जमा दो, कितना बर्फीली जगह पे हो लकड़ी कंडक्ट नहीं होगी। वैसे ही एक मेटल है, मेटल को भी आप कितना भी ठंडा कर दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है कि उसकी कंडक्टिविटी 0 हो जानी है, या कितना भी गर्म कर दोगे तो ऐसा नहीं कि उसकी कनेक्टिविटी पे कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो हम उसको देख सकते हैं, बट इट विल नेवर चेंज इट्स ओन बिहेवियर। बट द सेमीकंडक्टर्स, they are temperature, they have the temperature dependent property, इसलिए भी इसको हम सेमी कहते हैं, बिकॉज दे कैन स्विच देयर प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया एक एक्सट्रीम कंडीशंस की बात। अब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम,
ये दो हमारे ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं। और सिलिका इस सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन चिप बनाई जाती हैं जिससे कंप्यूटर बनाए जाते थे। तो अमेरिका में एक जगह थी जहाँ बहुत सारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियाँ थी, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो जो पूरा इलाका था उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता था। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ मेटाफर है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे सिलिकॉन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं। और सिलिकॉन मतलब होता है चिप सेमीकंडक्टर चिप, जो कि बेसिक होती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो सिलिका इज़ अ वेरी पॉपुलर सेमीकंडक्टर। हालांकि आज के डेट में हमने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। आज के डेट में हम ऐसे भी सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं जो कि प्योर सिलिका या प्योर जर्मेनियम नहीं है, वो कुछ हाइब्रिड तरह के हैं, कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए गए हैं, एंड दे आर मोर इफेक्टिव इन सम सेंस देन द सिलिका एंड जर्मेनियम। लाइक एलईडी वगैरह को बनाने के लिए हमने कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर बनाए हैं जो कि एक स्पेसिफिक कलर को इजेक्ट करते हैं, जो कि सिलिका और जर्मेनियम से थोड़ा सा हमको आगे शिफ्ट करके ही हम पा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दे आर मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी या कह लो कंडक्टिविटी दो एक्सट्रीम जो मटेरियल्स होते हैं, इंडक्टर और जो से मेटल्स होते हैं, उनके बीच में होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जहाँ तक बात आती है तो जरा इसको ऐसे समझ लें कि जब कोई मटेरियल अपने प्योरेस्ट स्टेट में होता है, सबसे शुद्ध अवस्था में होता है कोई मटेरियल, खासतौर पे सेमीकंडक्टर, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इंट्रिंसिक वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द प्योरेस्ट स्टेट या प्योर स्टेट ऑफ द मटेरियल एंड इट इज इम्प्योर स्टेट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योर, किसको आप प्योर कहोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी। इट इज़ अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन। हम प्योर वर्ड अलग अलग सेंस में यूज करते हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय प्योर। लाइक एग्जाम्पल, सपोज आपको चावल बनाना है, आपको चावल पकाना है, और मान लो कोई पूजा है ऐसी जहाँ आप केवल चावल ही पका सकते हो, उसमें किसी दूसरे अनाज को नहीं होना चाहिए। अगर एक दाना भी उसके अंदर दाल का पड़ गया तो फिर वो अनाज प्रसाद के लायक नहीं बनेगा। तो अब आपके लिए प्योर का मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक थाली में चावल लिया है तो उसमें से बहुत ध्यान से बिन बिन करके जो भी चावल के अलावा जो कुछ भी होगा उसको आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर उस चावल के ढेर में से दाल के कण निकाल रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि दाल कोई अशुद्धि है, दाल कोई बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो भी एक भोज्य पदार्थ है, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंस में उस जगह पर वो एक इम्प्योरिटी की तरह से मौजूद होगी। तो प्योर स्टेट का मतलब क्या होने वाला है, अगर आपके पास एक क्रिस्टल है और मान लो उस क्रिस्टल में 10 करोड़ एटम है, तो ये सारे के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो अगर हमारे पास क्रिस्टल है जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल एक प्योर क्रिस्टल है। और जो भी एटम है एक ही जैसे हैं, मान लो सिलिका के सारे एटम एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे सिलिका का प्योर क्रिस्टल है। जर्मेनियम के लिए होगा तो हम जर्मेनियम का प्योर स्टेट कहेंगे, उसकी इंट्रिंसिक स्टेट कहेंगे। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कोई प्योर स्टेट की बात हो रही है तो इंट्रिंसिक स्टेट कही जाएगी, और अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी एडेड है तो फिर हम उसको इम्प्योर स्टेट कहेंगे। अब एक बात और भी आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है कि ये जो ये सिलिका है या जर्मेनियम है, ये नेचुरल तरीके से मिलते हैं। जैसे हमको लोहा मिलता है, हमको कॉपर मिलता है, हमको एल्युमिनियम मिलता है नेचर से, ऐसे ही हम सिलिका और जर्मेनियम को भी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक सवाल ये आता है, तो अगर हम नेचुरल तरीके से सिलिका और जर्मेनियम को पाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कहीं ना कहीं इनकी जगह भी होगी। सभी नेचुरल एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में जगह है, तो भाई कहाँ है जगह इसकी, सिलिका और जर्मेनियम कहाँ पाए जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फोर्थ कॉलम होता है, हमारा जो फोर्थ कॉलम है, वो फोर्थ कॉलम ही हमारा सिलिका और जर्मेनियम को कंटेन करता है। इसी फोर्थ कॉलम में सिलिका भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, एंटीमनी वगैरह भी इसी के अंदर, इसी और भी इसके आगे एलिमेंट होते हैं, टिन वगैरह भी इसी में होता है। और सबसे खास बात है, एक और बड़ा जाना पहचाना सा एलिमेंट इसी पीरियोडिक टेबल में हमें इन सिलिका और जर्मेनियम के साथ दिखाई पड़ता है, दैट इज कार्बन। यू नो दैट कार्बन इज द बेस ऑफ आवर लाइफ।
हम अपनी ही लाइफ की बात ना करें, बल्कि हम जो भी लिविंग थिंग्स हैं, पशु पंछी जानवर जो भी हैं, इन सब की लाइफ में भी कार्बन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस तमाम तरह की चलती हैं, जो हमारे इमोशनल इम्बैलेंस के लिए जिम्मेदार, हार्मोन्स को, हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो ये जो कार्बन है इट इज़ एवरीवेयर। और कार्बन की सबसे खास बात जो होती है, कई सारी खास बातें, उसमें एक बहुत बड़ी खास बात ये है कि कार्बन चूंकि 4th कॉलम में है, इसका मतलब कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट एक ही कॉलम में रखे होते हैं, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है। मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन के एक ऑर्बिट है, उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें 4 एटम हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे इसके बाद अगर और आपने कोई एलिमेंट लिया, हो सकता है उसके अंदर इनर 2 ऑर्बिट हो, पूरी भरी हो, लेकिन आउटर ऑर्बिट में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4th कॉलम का सिग्निफिकेंस यही है बच्चों यहाँ पर कि इन एलिमेंट के 4th कॉलम में हमेशा 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते आए हो कि जो ये कार्बन की प्रॉपर्टी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इट इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन को ऑक्टेन पूरा करना है, इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ऐसा करके ये एटम स्टेबल हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बट दिस इज अ काइंड ऑफ नेसेसिटी फॉर दिस एटम। इसको किसी न किसी तरह से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। या तो कहीं से ले ले, दान दक्षिणा मांग करके अपना काम चला ले, वो होता नहीं जल्दी। तो अब करना क्या है? ये कार्बन कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, अपने पड़ोस में देखते हैं कोई ऐसा एटम मिल जाए जो कि हमसे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, तो उससे हम साझेदारी कर सकते हैं। तो ये कार्बन अगर हमारा क्रिस्टल है जिसमें चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये अपने चारों तरफ के जो पड़ोसी कार्बन है उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो अब इस साझेदारी का असर ये होगा कि कार्बन जो है, जो बीच वाला कार्बन था, ये इन दोनों को भी अपना में गिनेगा, इनको भी गिनेगा, इनको भी गिनेगा, इनको भी गिनेगा, और ये कार्बन ऑक्टेन पूरा करता हुआ हमारे सामने दिखेगा। मतलब किस तरह से मैनेज कर लिया इसने, उधार उधार मांग करके अपना स्टेटस मेंटेन कर। जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि होता नहीं खुद उनके पास कुछ, लेकिन वो किसी से कपड़े मांग लिए, किसी से जूते मांग लिए, किसी से बाइक मांग ली, किसी चश्मा मांग लिया, किसी का फ़ोन, कुछ भी ऐसे करके अपना स्टेटस टिकटॉक पर या शॉर्ट पे बनाए हुए हैं कि हाँ भाई वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। ऐसा ही कुछ ये कार्बन भी कर रहा है, किसी तरह से साझेदारी का काम करके इसने अपने ऑक्टेन को पूरा कर लिया। और इस तरह की चीज़ को, ये जो कार्बन साझेदारियाँ करता है अपने पड़ोस के कार्बन या और भी कोई एलिमेंट जिसके साथ इस क्षमता है उसके साथ, इससे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। जो साझेदारी होती है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना कहते हैं। तो इस तरह से ये जो कार्बन होता है, ये अगर प्योर क्रिस्टल है तो कार्बन की जितनी भी एटम है सब एक दूसरे के साथ इसी तरह से साझेदारियों के थ्रू जुड़े हैं और एक पूरा जाल बना होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे एक प्योर स्टेट की बात हो गई। तो अब अगर हम बात कह रहे हैं कि सपोज हमने अपने क्रिस्टल लिया और हम कह रहे हैं प्योर क्रिस्टल है, तो सिलिका की बात करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द प्योर क्रिस्टल, यानी कि हम सबसे पहले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कह रहे हैं। देखिए इसके लिए लिखने के लिए क्या चाहिए, जैसे ठीक है आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने कहा ठीक है ओके आई गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, बट हाउ टू राइट इट, कैसे हम लिखें इसमें, इसकी भाषा के लिए क्या करें। तो इसके लिए आपको RGS क्लासेस ऐप पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक फ्री मटेरियल करके सेक्शन 3 बार बने होंगे, उसमें टॉप में लेफ्ट पे अगर आप ऐसे देख रहे हो यहाँ पर, उसमें जाओगे तो फ्री मटेरियल होगा। फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट अ फोल्डर फॉर PTU एग्जामिनेशन, PTU फिजिक्स आई थिंक लिखा है। उसके अंदर जाओगे तो सेक्शन 1 लिखा है, यूनिट 1 पार्ट 1 है, उसके अंदर फिर आपको ये मिलेगा। थोड़ा फोल्डर मैंने बना दिए इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम सारे फोल्डर बनाते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि पार्ट 1 के लिए यहाँ जाना है, पार्ट 2 के लिए यहाँ जाना है, और इस तरह से आप स्पेसिफिकली जो ढूंढ रहे हो केवल उसी फोल्डर पर क्लिक करोगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन डाउनलोड बिकॉज द फ्री मटेरियल, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर।
वहाँ लिखा है, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं मोस्टली उसके अंदर, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। अगर कहीं कुछ राइटिंग का इशू लग रहा हो या स्पेलिंग का इशू लग रहा हो तो प्लीज़ आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, देखिएगा वो वहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की। तो सबसे पहले तो हम एक प्योरेस्ट स्टेट की बात करें तो हमने एक बना लिया कि सपोज ये जो सर्किल है, दिस सर्किल्स आर द सिलिका एटम। मान लीजिए सिलिका एटम है, तो ये हमारे सिलिका के एटम है। ओके, ये हमारे सिलिका के एटम, सिलिका के एटम हो गए। हमने मान लिया कि 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर के कहने के कारण क्या है, बिकॉज ये ऐसा टेम्परेचर है जहां हम ये मान सकते हैं किसी तरह कोई थर्मल एनर्जी नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं तो बने रहेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर नहीं है। तो नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगाने की जैसा है, हमने मान लिया 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप ही कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं चारों, वो अपने पड़ोसियों के साथ में इस तरह से बॉन्डिंग बनाए हैं। तो हम ये लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जहाँ हम इस तरह से बॉन्ड के बनने को शो करते हैं। तो जो आँख जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये दिखाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के साथ हुए हैं। जस्ट मिनट, हम ये दिखाना चाहते हैं, ये सब सिलिका के एटम है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारे जो बॉन्ड बने हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हैं। हमने इनके बीच में इस तरह के डॉट बनाने शुरू कर दिए। डॉट है, ऐसा आगे भी है, इसका मतलब है ऐसा आगे भी है। तो इस तरह से ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और चूंकि हम 0 केल्विन कह रहे हैं तो ठीक है, सब सुस्त होकर के आराम से चुपचाप पढ़े से, लॉकडाउन में हम लोग पढ़े थे अपने घरों में, ऐसे ही ये सब पढ़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज़ वेरी आइडियल कंडीशन कि जब हम ये मान रहे हैं कि एक तो हमारा क्रिस्टल पूरी तरह से प्योर है, इसमें किसी और तरह के एलिमेंट की प्रेजेंस नहीं है, और जितने भी उसने बॉन्डिंग की है अपने पड़ोसियों के साथ, इट इज़ वेरी परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ क्लियर, नथिंग टू वरी। दिस इज़ द कंडीशन। तो हम आइडियली 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इस तरह से शो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि 0 केल्विन टेम्परेचर इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कंडीशन। 0 मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज, इसका कोई मतलब नहीं है। इतने कम टेम्परेचर पर हम किसी तरह की कोई कंडीशन की बात कहाँ कर सकते हैं आम जीवन में। आम जीवन में अगर आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो इसका मतलब 27 में 273 जोड़ोगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो इसका मतलब है उस समय कितना टेम्परेचर है, 300 केल्विन। और 27 डिग्री का मतलब होता है ठीक ठाक जाड़ा, मतलब ठीक ठाक सा मौसम, ऐसा नहीं बहुत गर्मी बहुत जाड़ा। 27 डिग्री इज प्रैक्टिकली जो हम फील करते हैं 27 डिग्री मतलब एक अच्छा खुशनुमा मौसम महसूस करते हैं। तो बेसिकली अगर हम 27 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो हम 300 केल्विन पे काम कर रहे हैं, और हम ये थ्योरी जो बना रहे हैं वो 0 केल्विन बना रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल। सो व्हाट इज़ द पॉइंट, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ही आइडियल सा कंडीशन देख रहे हो, थोड़ा रियलिटी की तरफ आओ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ दिया 300 केल्विन, तो क्या होगा? इस जो कि प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या होने वाला है? तो जब आप ये टेम्परेचर करोगे तो यहाँ पर एक तरह की एनर्जी को आप कंसिडर करना पड़ेगा, जो थर्मल एनर्जी, जो कि होती है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। दिस इज़ अ वेरी, मतलब हम बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक थर्मल एनर्जी की बात करें जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, उसके अंतर्गत हमने एक थर्मल एनर्जी की बात करनी शुरू कर दी। तो ये जो थर्मल एनर्जी है ये क्या है? जहाँ क्रिस्टल रखा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें सिलिका क्रिस्टल है, ये कमरा है 300 केल्विन पर, तो जब आपने इस सेमी कंडक्टर के टुकड़े को यहाँ रखा है तो अगल बगल जो टेम्परेचर है वो इसके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी होती है कि नेचुरली वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है।
तो यहाँ पर टेम्परेचर आएगा और वो टेम्परेचर इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। इसके अंदर हैं ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऐसे इसके अंदर लोग हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह मौजूद हैं जो इस आने वाली हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होने वाला होगा, जैसे हीट, जैसे थर्मल एनर्जी यहाँ आएगी तो आप कह लो कि एक थर्मल एजिटेशन होगा, एक थर्मल हलचल शुरू हो जाएगी इस थर्मल एनर्जी की वजह से। उस हलचल की वजह से क्या होगी, वो जो बहुत ही अच्छे से कायदे से सुसज्जित सुशील किस्म के इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग में इन्वॉल्व थे, दे विल स्टार्ट टू गेट दैट एनर्जी और फिर उनकी चंचलता बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब वो जिटर करेंगे दाएं बाएं, किसी तरह से अपने आप को वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है तो वो उस एनर्जी को लेकर के उस सिस्टम से, उस जगह से छिटकते हैं, दूर भागते हैं। तो जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था, यहाँ छोड़ करके यहाँ चला आया, बाहर भाग गया, क्रिस्टल से बाहर, किसी एटम की बंदिश में नहीं, वो बाहर हो गया। तो अपने पीछे वो क्या करेगा, अपने पीछे वो एक खाली जगह छोड़ देगा। आपको ये क्या हुआ, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक मैदान देखा, जैसे एक मैदान है, उस मैदान में सब कुछ सही था, अचानक आपने एक गड्ढा किया। तो जैसे आपने गड्ढा किया तो आपका एक मिट्टी का ढेर भी वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये मिट्टी का ढेर पहले नहीं था, ये मिट्टी का ढेर आपको दिखना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर एक गड्ढा किया है। तो इसी तरह से जब थर्मल एनर्जी आती है और वो थर्मल एनर्जी जब यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को झटके से यहाँ से बाहर निकाल देती है, तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक खाली जगह। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द होल। क्योंकि इसको हम होल कहते हैं, इसको हम होल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जगह होती है ये अपने की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ और है, घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह की तरफ अट्रैक्ट होगी। क्यों अट्रैक्ट करती है, ताकि ये एटम जो इन्वॉल्व था, जिसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागा है, वो फिर से एक इलेक्ट्रॉन पूरा करके इस कोवैलेंट बॉन्ड को पूरा कर ले। और क्यों करना चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड पूरा, क्योंकि उसके पीछे उसकी स्वार्थ होता है कि उसका ऑक्टेन पूरा हो जाए। तो जैसे ही एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो उस टूटी हुई जगह पर किसी एटम से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है, यानी एटम ने कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने के पीछे जो ऑक्टेन पूरा करने का मकसद था, वो मकसद उसका टूट जाता है। तो उस मकसद को लगा रहता है एटम, और वो एक तरह से वहाँ पर एक पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने। इसको हम विजुलाइज ऐसे करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के हटने से जो रीजन क्रिएट हुआ, यानी जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रीजन क्रिएट हुआ, वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रीजन कहीं ना कहीं से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ अट्रैक्ट करता है तो खाली जगह बंद हो जाती है। जैसे आपने मिट्टी को यहाँ फिर भर दिया तो फिर से आपका ये क्या हो जाएगा, ये मैदान पूरा दिखना पूरा मतलब स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, यहाँ खास बात क्या है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया तो एक होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम ही रहा है। तो होल का नेचर कैसा है, होल का नेचर होता है पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव नेचर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर चला गया ये क्या करेगा, अब अगर इसकी एनर्जी बनी रही इसी तरह से तो ये घूमता रहे क्रिस्टल के अंदर, वो किसी कब्जे में नहीं आएगा। अगर मान लो नहीं कहीं ट्रैप में आया, घूमता रहेगा। अब इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे दें, इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के आगे फ्लो करना शुरू कर देगा। इसीलिए इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को, इस फ्री हुए इलेक्ट्रॉन के साथ हम कंडक्शन करा सकते हैं, हम इसके थ्रू एनर्जी का फ्लो करा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रिएट होंगे। लेकिन फिर आप कहोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए हैं ये भी तो हो सकता है ये जाके कहीं ट्रैप हो जाए किसी होल में। बिल्कुल होगा। तो जब हम इसके अंदर थर्मल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो हम पाएंगे कि रैंडमली कहीं से भी आपके होल क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कहीं कहीं बॉन्ड टूट जाएगा और एक होल क्रिएट हो जाएगा, और उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो जैसे देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये क्रिएट हुआ, यहाँ टूटा ये क्रिएट हुआ, यहाँ टूटा ये क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हो गया, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रिएट हो गया। तो हम क्या पाएंगे, आप ये देखोगे कि हमेशा इस क्रिस्टल के अंदर रैंडम जगह पे स्टैटिस्टिकल नेचर के कहीं कभी बॉन्ड टूट जाएगा,
ऐसा नहीं कि एक ही जगह टूटेगा, कहीं से भी टूट जाएगा और एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रिएट हो जाएगा। तभी तभी क्या हुआ, हो सकता है किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन छिटक के यहाँ चला जाए तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन छिटक के यहाँ चला जाए तो यहाँ होल दिखना बंद हो जाए, लेकिन उसी समय यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला आए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भाग जाए। तो हम क्या पाएंगे, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इस क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, कंबाइन होंगे, डिसअपियर होंगे, होल बनेंगे बॉन्ड टूटने से, फिर होल दिखना बंद हो जाएंगे बॉन्ड के फिर से रिपेयर हो जाने से। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर की स्टेट है, ये जिसको आप कह रहे हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी हमेशा हमारे पास होल्स भी रहेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, और इनके बनने का जो कारण है वो है थर्मल एनर्जी, वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से ये बॉन्ड अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, टूट जाते हैं और होल और इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। तो अगर हम इनका कंसंट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम नंबर ऑफ होल NP से दिखाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NN से दिखाएं या NE से दिखाएं इलेक्ट्रॉन, तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो हमेशा जो NP है वो NE के बराबर होगा, यानी जितने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक होल बनेगा, तो संख्या के ऊपर नीचे होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है, बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको प्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे एटम एक ही जैसे होते हैं। दूसरी बात कि अगर हम आइडियल माने तो ये सारे बॉन्ड बने होंगे, जो कि होता नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो भी थर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे उस पर हम एक थर्मल एनर्जी इस फार्मूले से देख पाएंगे। वो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बॉन्ड टूटते रहेंगे और जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहेंगे। अब ये जो लोकेशन है ये स्टैटिस्टिकल नेचर का होता है, मतलब आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एक्यूरेटली नहीं बता सकते हो, रैंडमली कहीं से भी ये टूट के रहेंगे। तो लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो ये है, किसी भी समय जब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो जितने नंबर ऑफ होल होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। अब बात आती है होल की, तो होल क्या है, होल जो होते हैं वो एक तरह के रियल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल की जगह छोड़ने से जो खाली जगह बनी है वो जगह होती हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस मॉडल से काम करते हैं कि अगर हम होल को भी एज अ पॉजिटिव पार्टिकल माने तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपनी एनालिसिस को, अपनी मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरह से वो भी हमारी सहूलियत है, मैथमेटिकल सहूलियत की तरह से हमारे पास होल का कंसेप्ट आता है। अब हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि इन दोनों का ही बराबर का इन्वॉल्वमेंट है, जो होल का इन्वॉल्वमेंट है और जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है बराबर का है। कंडक्शन में दोनों का बराबर का इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, जरा समझो। जैसे आप ये देखो कि मान लीजिए एक बॉन्ड बना है, फिर एक एटम है, एक बॉन्ड बना, फिर एक एटम है, एक बॉन्ड बना, एक एटम है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। आपने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो सीधे भागेगा माइनस से प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट मोशन हो गया। लेकिन मान लो यहाँ पर एक होल था, एक खाली जगह थी, तो अब क्या होगा, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक होल था, यहाँ एक खाली जगह थी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एटम था। हम जस्ट सिंपल कह रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री था वो तो फ्री सीधे भागा, बिल्कुल सर पे पैर रख करके। लेकिन जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप ये कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। सपोज तो जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ, खाली जगह यहाँ पे दिखना बंद हो गई, लेकिन यहाँ क्रिएट हो गई। तभी मान ली, जस्ट अगेन इट इज़ नॉट वेरी ट्रू इन ऑल सेंस, बट इट इज़ वेरी गुड मॉडल फॉर द इंट्यूशन। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया। सपोज जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया तो यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रॉन दिखने लगे, ये होल यहाँ आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो होल यहाँ से हट के यहाँ आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो होल हट के यहाँ आ गया। आप देख रहे हो होल किस तरफ बढ़ रहा है, होल इस तरफ बढ़ रहा है। और होल इसलिए
होल इस तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से फ्रॉग जंप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम होल के मोशन के लिए भी इलेक्ट्रॉनों को ही जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्ट मोशन होता है वो एक अलग नेचर का होता है, और एक होल का जो मोशन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर करके आगे बढ़ते हैं। तो आप कह रहे हो, जस्ट मिनट, तो आप ये कह रहे हो कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो निगेटिव पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और हमें ये मालूम है किरचॉफ के नियम के हिसाब से, किरचॉफ ने जो साइन कन्वेंशन दिया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे हम करंट को उसके अपोजिट मानेंगे, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेंगे हम करंट को उस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रॉग जंप के थ्रू होल इस तरफ जा रहा है उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है? ये होने वाली करंट की डायरेक्शन। और जो ये डायरेक्ट मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से भी आपके करंट की डायरेक्शन यही होने वाली है। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम करंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और करंट के फ्लो की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो हम ये पाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे होल की बात करें, करंट एक ही दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन एक अलग अलग तरह के रोल में इन करंट के कंडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो होल का भी मोशन करंट का मोशन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट मोशन भी करंट का मोशन है। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं करंट के फ्लो के लिए। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को चार्ज कैरियर्स कहते हैं। हम इनको कहते हैं चार्ज कैरियर्स। तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं। हाँ, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज द निगेटिव चार्ज कैरियर। तो ये दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। और एक बात हमेशा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन द कंसंट्रेशन ऑफ positive charge carriers that is hole and the concentration of negative charge carrier that is the electrons, वो दोनों ही हमेशा सेम होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। इस बात को मैं बार बार जोर देके इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यही बैलेंस बिगड़ेगा। यही बैलेंस जब बिगड़ेगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ होल्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ही हम देखेंगे कि हमारा सेमीकंडक्टर कैसे उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है और कैसे वो एक्सट्रिंसिक की तरफ कंसेप्ट बढ़ता है। तो दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इतना आप समझ गए हो तो इतना लिखने भर का आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके।